नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट, सीटेट और एस्टेट से जुड़े महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही प्रश्नों को हम आपको अपने वीडियो पर लाते रहेंगे। तो ये यूपी टेट, सीटेट और एस्टेट वाले सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? तो आप लोग प्रश्नों को नोट करते चलिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? गोलमैन ने बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक करके। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है। पूरे 50 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यह जो है यौन संबंधी समस्या होती है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद जो है मानव विकास की यह जो अवस्था है जिसमें व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था जो है सबसे उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के किस विकास अवस्था की सूचक होती हैं? तो यह जो भावना होती है यह आती है किशोरावस्था में, जबकि बालक ऐसा सोचता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है। यह सिद्धांत जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो मानव विज्ञान, यह जो है शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन दिया गया है ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे यह जो है प्रयोग किया था। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे और आप लोग बताएंगे स्किनर और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, यह हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक खेल पद्धति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं जॉन डेवी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के जो मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। और वहीं पर अगर मनुष्य की पूछी जाए, वयस्क मनुष्य की मस्तिष्क या सिर का भार कितना होता है? सिर का भार या मस्तिष्क का वजन प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है, तो होता है 1400 ग्राम। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1400 ग्राम या वयस्क मनुष्य या फिर मनुष्य का सिर के भार 1400 ग्राम होता है। यही प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जो है जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। आप लोग चाहें तो इसका अच्छे से नोट बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई थी? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए
बालकों की 4 अवस्था बतलाई थी, जिसमें संवेदीगत गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं बताई थी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इनके जो समय होता है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त या ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 या फिर 11 यहाँ पर दिया गया है। विकल्प में आपको 12 भी मिल सकता है, तो आप 7 से 12 दिया होगा, 7 से 12 भी लगा सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक या फिर इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, यह 11 से 18 या 12 से 18 वर्ष तक इसकी अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? प्रश्न रिपीट हो गया है यहाँ पर, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता को जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, आप लोग वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर करने हैं और वीडियो भी बड़ा ना हो, इसलिए थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर प्रश्नों को कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तन में जो है उसमें परिवर्तन समझने लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है या फिर हो जाता है? तो वह जो है शब्द भंडार दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का 100 शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्व तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो बाल्यावस्था में सर्व तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से है। यह जो है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध है वह आश्चर्य से है मैकडूगल के अनुसार। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे मैकडूगल ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, मूल प्रवृत्तियों की कितनी अवस्थाएं दी हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, अवस्थाएं नहीं संख्या कितनी बताई है? तो वह जो है 14 बताई हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है? तो वह होती है 6 से 12 वर्ष, 12 वर्ष तक होती है, 12 से ऊपर जाएंगे 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? वह होता है स्नायुमंडल। अगला प्रश्न है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो विवेचना रहित जो अवस्था मानी गई है वह है 4 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने, और यहाँ पर जो 3 भागों में बांटा है उन्होंने, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और चिन्हात्मक बुद्धि, इसको 3 भागों में बांटा गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पियाजे के अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी गई है, बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट या फिर समायोजन। बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई परिभाषा है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। आंसर है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों से मिलकर बुद्धि बनी है अल्फ्रेड बिने के अनुसार। और बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, एबिलिटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे इसका। अगला प्रश्न है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। बहुत ही छोटा परिभाषा है बुद्धि की। सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। बकिंघम के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की या और वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। तो यह काफ़ी बड़ा परिभाषा है, बैचलर के द्वारा दिया गया है।
बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः बुद्धि के कितने प्रकार की है? तो सामान्यतः बुद्धि जो है यह 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम लोग स्थूल बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, स्थूल बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को स्थूल या फिर यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है यह तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता है स्पीयरमैन के अनुसार। अगला प्रश्न है बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हैं? तो बाल कारण अपराध बनने के कई कारण हैं, जिसमें से आनुवांशिकता भी है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से भी बालकों में अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है, शारीरिक दोष भी होता है, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण क्या होते हैं? अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण भी क्या होना? अशांत होना, कुसंगति के कारण, गलत संगति के कारण भी बालकों में अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। दादा दादी का अधिक लाड प्यार यानी ज़्यादा दुलार हो जाना भी यह क्या है? बाल अपराध का कारण है। स्तरहीन मनोरंजन यानी अपने लेवल, अपने स्तर से नीचे का जो है मनोरंजन कार्य करना, यह भी क्या है? आपका बाल अपराध के कारण है। माता पिता का गरीब होना भी यह भी एक बाल अपराध का कारण है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने से भी वहाँ पर बाल अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है। माता पिता का तलाक आदि, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण हैं। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो बाल अपराधियों के निम्न उपचार हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? ये बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। ये सब उनके एक तरह से कहें तो उसमें यह सब अवगुण पाए जाते हैं या फिर उनके यह सब डिमेरिट होते हैं। जैसे कक्षा में देर आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये सभी समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो शिक्षक द्वारा समस्याग्रस्त बालकों की समस्या दूर करने के लिए निम्न चरण अपनाने चाहिए। जैसे शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए ताकि उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। और शिक्षक को जो है ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए और उपचार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए, इसमें लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुखी, ये सभी उस तत्व हैं 4। अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो इन्होंने 5 तत्व दिए हैं। मनोवैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं, जिसमें मौलिकता, अनुकूलता, विचारों का सहचर्य और लोथशील और विविध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के जो प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता है। अगला प्रश्न है सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सृजनशील बालक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। इसमें प्रश्न आपका बनाकर पूछा जाता है सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है, जिसमें दिया जाता है उसमें जो है झगड़ालू होते हैं। तो ऐसे आप नकारात्मक प्रश्नों का आंसर लगाएंगे, ये सभी सकारात्मक है। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह परिभाषा किसने दिया है या फिर यह किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप लोग बताएंगे क्या अब मनुष्य सामाजिक प्राणी रह गया है? कुछ ही मनुष्य हैं जो सामाजिक प्राणी रह गए हैं। 50% से ज़्यादा जो मनुष्य हैं वह जो है सामाजिक प्राणी के जो है लक्षण उनमें दिखाई नहीं देते हैं। अब आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का देखेंगे, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है?
तो बालक के समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती है उसका घर एवं परिवार होता है, जहाँ उनके माता पिता उनकी माता जो है प्रथम गुरु होती है। तो यहाँ पर बात करें समाजीकरण की पहली पाठशाला परिवार, दूसरा होता है खेल का मैदान और तीसरा होता है विद्यालय। तो साथियों हमने पूरे 50 प्रश्न पूरे कर लिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।